हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 17 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं एक्स और वाई का जो गुणनफल है वो 6760 है तथा एक्स और वाई का जो महत्तम समर्थक है यानी कि एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वो 13 है। और ये भी दिया हुआ है कि एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स और वाई के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है। यहाँ पे 13 दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ। तो आप संख्याओं को सिंपली लिख सकते हैं 13a और 13b। ठीक है, यदि दो संख्या का आपको एचसीएफ पता है, जैसे यहाँ पे आपको एक्स और वाई ये पता है कि दोनों 13 के मल्टीपल है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 13 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि संख्या दोनों 13 की मल्टीपल होगी और 13 आउट करने के बाद, 13 निकालने के बाद जो ए और बी बचेगा ये को प्राइम होगा, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। को प्राइम का मतलब आप लोग जानते हैं, दो नंबर यदि को प्राइम होता है, जैसे 2 और 5 ये को प्राइम नंबर है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावे। ठीक है, तो ये दोनों नंबर, वैसे नंबर जिसमें एक के अलावे कुछ भी कॉमन ना हो वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ यदि किसी भी संख्या से, जैसे यदि हम बात करें दो संख्या ले लेते हैं 26 और 39। ठीक है, आपको दिख रहा है कि 26 और 39 दोनों का जो एचसीएफ है, 26 39 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 13 होगा। तो जैसे आप इसे 13 बाहर लीजिएगा, ठीक है, तो 26 में 2 बचेगा सिर्फ, और 39 से यदि 13 बाहर कीजिएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। 13 ते 39। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं बचा अब, यानी कि ये को प्राइम नंबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी भी यहाँ पे को प्राइम होंगे। ठीक है, ए और बी भी को प्राइम होंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्लियर है। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आपको दिया हुआ है कि दोनों संख्या का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 13a और 13b जो है वो 6760 है। तो यहाँ से आप 13 से काटिए, 6760, 13 पचे 65 और 13 गुना 2 26, 13 से फिर 520 कट जाएगा 40 बार में, यानी कि a इंटू बी जो आया वो 40 आया। ठीक है, अच्छा एक बात और दिया आपको कि x जो है वो y से बड़ा है, यानी कि 13a जो बड़ा होगा वो 13b से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि a जो होगा वो b से बड़ा होगा। ठीक है, अब आपको a और b को ऐसे निकालना है कि a b से बड़ा हो और दोनों को प्राइम हो। ठीक है, तो अब आप देखिए a और b की जगह पे क्या रखिएगा जो 40 मिले। तो a की जगह पे आप 8 रख दीजिए, b की जगह पे 5 रख दीजिए, 40 मिल जाएगा। 8 पंचे 40, यह पहला पॉसिबल वैल्यू है। जब आप दूसरा देखेंगे तो a की जगह पे 40 रखिए, a को बड़ा रखना है, और b की जगह पे 1 रखिए, ये दूसरा पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा। अब आप आगे जाइएगा तो 20 से भी 40 कट रहा है, लेकिन जैसे ही आप 20 रखिएगा a को, तो b को 2 रखना होगा। और 20 और 2 तो को प्राइम नहीं है, इसमें दोनों में 2 का मल्टीपल है, यानी कि दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है ना। तो अभी मैंने बताया कि ऐसा नंबर रखना है जो को प्राइम हो। ठीक है, क्योंकि दो नंबर से यदि उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं तो संख्या को प्राइम ही बचती है। तो दो ही पॉसिबल वैल्यू हुआ, 8 5 और 40 1, और कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा ए और बी का। ठीक है, यानी कि दो इसके संभावित पेयर्स होंगे। ठीक है, एक तो 8 5, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 5, और एक होगा ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 5, सॉरी बी की वैल्यू 1। ठीक है, तो संख्या 13 इंटू 8 और 13 इंटू 5 हो जाएगी पहली वाली, और दूसरी वाली 13 इंटू 40 और 13 इंटू 1, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। उम्मीद है क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी 900 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ए की चाल 225 मीटर प्रति मिनट और बी की चाल 180 मीटर प्रति मिनट है। प्रत्येक बार जब ए बी को पार करता है तो आगे बढ़ने से पहले दोनों अपनी अपनी तत्कालीन चाल में 5% की कमी कर देते हैं। ए और बी को तीसरी बार कितने मिनट ए बी को तीसरी बार कितने मिनट बाद पार करेगा। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ये सवाल पढ़ के आपको बहुत टफ लगेगा, क्योंकि इसमें जो है स्पीड चेंज हो रहा है, हर बार मिलने के बाद स्पीड 5% कम हो जा रहा है। लेकिन आपको इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करना है। समझिएगा, यदि आप इसको स्पीड कम करके बनाने जाएंगे ना तो सवाल लेंदी बनेगा। ठीक है, बन तो वैसे भी जाएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अब इस सवाल को आसानी से आप कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये निकालिए
कि जब पहली बार मिलेगा ए बी से, तो वो आप कैसे निकालते हैं? तो आप देखते हैं रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है सवाल में कि 900 मीटर का सर्कुलर पाथ है। तो ए और बी दोनों एक ही जगह से रनिंग कर रहे हैं। एक की स्पीड 225 है और दूसरे की स्पीड 180 है और दोनों को मिलना है। ठीक है, तो जो तेज भागेगा वो आगे जाके फिर बी से मिल जाएगा ना। और जो टोटल डिस्टेंस है वो 900 मीटर का है। और ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, यानी कि किसी एक को स्थिर रोक देते हैं। कहने का मतलब यदि हम जैसे ए का स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है 225, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और बी का स्पीड दिया हुआ है 180, ठीक है। ये ए का स्पीड 225, बी का स्पीड 180, यानी कि ए 225 की स्पीड से भागेगा और बी 180 की स्पीड से भागेगा। देखिए ये सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में इतना आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहां से देखिए कि यदि ए को बी से मिलना है तो ए तेज भाग रहा है, आगे जाके फिर मिल जाएगा बी से। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। हम करते क्या है कि बी से मिलना ही है तो बी को स्थिर मान लेते हैं, मतलब इसका रिलेटिव स्पीड 0 मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि बी रनिंग ही नहीं कर रहा है, बी अपनी जगह पे स्थिर है। तो इसका 180 इसके 180 से कटेगा, तो ए का कितना स्पीड रहेगा? सिर्फ 45। मैंने बी को जैसे स्थिर माना तो ए का स्पीड घट के 45 हो जाएगा। अब ए को बी से मिलने के लिए कितना कवर करना होगा? ये पूरा डिस्टेंस, क्योंकि बी तो अपनी जगह पे है और ए रनिंग करके ये पूरा जगह आ रहा है। बी की स्पीड हमने 0 मान ली है ना, तो बी तो हिल नहीं रहा है, तो ए पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि 900 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है, 45 की स्पीड से। तो कितनी देर में मिलेगा? 20 मिनट में मिलेगा, ठीक है। ये होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझिए, आप लोग समझ चुके हैं जो हम समझाना चाहते थे। तो सीधा आप ये देखिए कि ए को यदि बी से मिलना है तो टोटल 900 मीटर कवर करना होगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड से। ए का स्पीड 225 है, बी का स्पीड 180 है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस होता है, यानी कि इसका स्पीड ए का रिलेटिव स्पीड मान लेंगे 45। तो 45 की स्पीड से चलेगा, 45 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से, तो कितने देर में मिल जाएगा? 20 मिनट में मिलेगा ए बी को। ये पहली बार मिला, ठीक है। अब जब दूसरी बार मिलेगा, पहली बार मिलने के बाद हुआ क्या कि दोनों ने अपनी स्पीड 5% कम कर ली। तो अब आप ऐसे मत बनाइएगा कि 225 का 5% कम कीजिएगा, फिर 180 का 5% कम कीजिएगा, ये आपको नहीं करना है। आप सीधा ये सोचिए, एक सेकेंड, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मिल गया ए और बी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 20 मिनट पे मिला, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि यदि हम डिस्टेंस की बात करें इस सर्कुलर रेस में, तो डिस्टेंस तो 900 मीटर ही फिक्स रहेगा। और डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड बोल लीजिए और साथ में टाइम बोल लीजिए। हमेशा रिलेटिव स्पीड ही होगा। 5% आप कम भी कर दीजिएगा तो दोनों का 5% कम होगा, तो रिलेटिव स्पीड भी 5% कम होगा। समझ रहे हैं बात आप लोग? आप कर रहे हैं ए माइनस बी स्पीड में, और ए को आप 5% कम कर रहे हैं, बी को भी 5% कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल 5% कम कर रहे हैं ना। तो हम वही चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि यदि आप स्पीड को 5% कम करते हैं तो स्पीड को कितना कीजिएगा? 5% का मतलब हुआ कि 20 को 19 करना। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी कि 20 को 19 करना। तो आपने स्पीड को क्या कर लिया? 19 इंटू 20, स्पीड को 19/20 कर दिया। और डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए तब आपको टाइम कितना लगाना होगा? इतना लगाना होगा। पुराने टाइम से 20/19 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले बार मिलने पे यदि 20 मिनट लग रहा था, तो अगले बार मिलने पे 20 इंटू 20/19 समय लगेगा यहाँ से, ठीक है। फिर अगले बार मिलेगा तो इसका फिर 20/19 ज़्यादा लगेगा, 20 गुना 20/19, और इसका भी 20/19। 3 बार मिल लिया, तो 3 बार मिलने में कितना समय लगेगा आपको यही कैलकुलेट करना है। बस सवाल इतना सही था, आपको समझाने में बस टाइम लगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट बार यहाँ मिला 20 मिनट पे, दूसरी बार ये हो गया और तीसरी बार ये हो गया। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये तो 20 का 20 ही रह जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 400/19, और 400/19 को जब काटिएगा, ये है पूरा 400/19, ठीक है। एक सेकंड, इसको 4 से लिख के लेते हैं। 400 को जब 19 से काटिएगा तो लिखिएगा 19 गुना 2 38, 2 बचेगा, 19 से कम 19, फिर 1 बचेगा तो 2 जीरो बिठाना होगा, यानी कि 19 बचे 95, 21.05
प्लस ये कितना आएगा, ये नीचे आ जाएगा 361, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 20 गुना 400 लिखते हैं, ठीक है, 200 गुना 400 लिख लेते हैं, इस 10 को भी साइड करते हैं, ठीक है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ से देखिए लगभग 9 बार में कटेगा, 40 से 360 9 बार में कटता है, तो 200/9 बचा, और 200/9 कितना होगा, 22.22, ठीक है। आपको पता है 100/9 होता है वो 11.11 होता है, ठीक है, तो 200/9 हो गया 22.22, इसी को आपको जोड़ना है, अप्रोक्स में है ये, तो ये हो गया 20, 21 और 22, 63.27, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लगभग में यही आंसर आया। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए ये ए क्यू है, ठीक है, और ये बी क्यू है, और ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ए बी। आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी आपका यही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, तो ए प्लस बी बचेगा और इंटू में ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है, 1/96 माइनस 36, यानी कि ये 60 हो जाएगा। अब ए क्या है 525 और बी क्या है 321, तो 525 और 321 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 846 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, 6 से देखिए 14 छक्के 84, 141 बार में, और बटा 10 14.1, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 1 से 63 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, कोई भी नंबर जो सीक्वेंस में होती है, एपी में होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, या जिसको बोलते हैं अंक गणितीय श्रेणी में होती है, उसका जब हमें एवरेज निकालना होता है तो पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहला नंबर 1, आखिरी नंबर 63, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, तो 1 + 63 64/2, यानी कि 32। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक टेबल दिया हुआ है डेटा का, और इसका जो एवरेज है वो 35 है, और आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहे और उसका एवरेज निकालना हो, तो पहले आप क्या कीजिए कि अलग अलग सबका एवरेज देख लीजिए। 10 और 20 का एवरेज आपको पता है कि 15 होगा, मतलब 10 और 20 के बीच की संख्या 15 होगी। 20 और 30 का एवरेज 25 होगा। 30 और 40 का एवरेज 35 होगा। 40 और 50 का एवरेज 45 होगा, और 50 और 60 का एवरेज 55 होगा, ठीक है। अब इसको बनाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल बेसिक, वो क्या है कि आप क्या कीजिएगा कि पहले टोटल नंबर निकालिएगा, टोटल कितना होगा। यदि 42 संख्याओं का एवरेज 15 है, तो संख्या क्या हो जाएगी 42 गुना 15, यहाँ से 26 गुना 25, यहाँ से 45 गुना 35, यहाँ से 46 गुना 45, यहाँ से x गुना 55, ये टोटल नंबर्स निकलेंगे। इन सबको आपस में जोड़ दीजिएगा आप, जो भी आएगा, ठीक है, और जोड़ने के बाद उसको डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो आपका एवरेज निकलता है। वैसे आप लोगों ने सवाल भी पढ़ा था, यदि आपको दिया हुआ था इस तरह से कि मान लेते हैं कि 4 लोग हैं, ठीक है, और वो किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑन एन एवरेज 200 रुपया खर्च करते हैं, ठीक है। 4 लोगों का ग्रुप का एवरेज खर्च है 200, और 5 लोगों का एक ग्रुप है, उसका भी एवरेज खर्च है 200, ठीक है। चलिए 200 नहीं, इसको 300 मान लेते हैं, ठीक है। 5 लोगों का ग्रुप है, उसका एवरेज खर्च है 300, तो टोटल 9 लोगों का एवरेज खर्च कितना होगा। तो आप क्या करते थे, 4 लोगों का पहले टोटल खर्च निकाल लेते थे 800, और प्लस 5 लोगों का टोटल खर्च 1500, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग हैं 9, यहाँ से आप एवरेज निकालते थे ना। सेम चीज़ यहाँ भी करना होगा, लेकिन ऐसा करने से ये सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी गुना करना पड़ जाएगा आपको। तो इसका एक आसान तरीका है, यदि आपको दिया हुआ है कि पूरे डेटा का एवरेज 35 है, ठीक है, सवाल में ही दिया हुआ है, तो आप 35 मान के ही सवाल को बना लीजिए। तो यदि पूरे डेटा का एवरेज 35 ही है, तो इसका भी तो एवरेज 35 है ना, तो इसको तो छेड़ना भी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ के हम चल रहे हैं। तो इसका भी हर किसी का हमें 35 अलग अलग से चाहिए, इसका भी 35 एवरेज बनाना है, ये भी 35 बनाना है, ये भी 35,
ये भी 35, ये भी 35। तो ये बनेगा कैसे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन से इस सवाल को बनाया तो यदि इसको 35 बनाना है तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 20 की रिक्वायरमेंट होगी। इसको 35 बनाना है तो 10 की रिक्वायरमेंट होगी। इसके पास 35 से 10 ज़्यादा है, इसके बाद 35 से 20 ज़्यादा है तो अपना 20 देगा, ठीक है, और ये 20 लेगा तभी इसका 35 होगा। तो ये 20 लेगा 42 संख्या पे, हर एक संख्या को 20 चाहिए तो टोटल कितना चाहिए? 840 की रिक्वायरमेंट होगी इसको। प्लस यहाँ देखिए 26 संख्याओं में हर एक को 10 की रिक्वायरमेंट होगी अपना 35 पूरा करने के लिए, तो टोटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो -260 की रिक्वायरमेंट होगी, -260। यहाँ पे देखिए हर एक के पास 10 एक्स्ट्रा है तो 46 संख्याओं के पास टोटल कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 460। यहाँ पे हर एक के पास 20 एक्स्ट्रा है तो एक्स संख्याओं के पास 20 एक्स एक्स्ट्रा होगा। ये टोटल जोड़ के 0 होना चाहिए क्योंकि हमने सबका एवरेज 35 बना लिया है, ठीक है। तो ये आपस में मैनेज हो जाना चाहिए, एक्स्ट्रा कहीं से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसी को 0 मान के सवाल बनाते हैं, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ये 800 और 200 1000 1100 हो जाएगा। ये हो गया 1100 और प्लस में 460, सॉरी ये -11 से है तो -11 में से 460 घटाइएगा तो 640 आएगा, ठीक है। 640 20x इक्वल टू 640 यानी कि x इक्वल टू 32। क्लियर है? उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस से देखिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप सवाल बनाइएगा तो ये बहुत आसानी से बनेगा, नहीं तो आपको बहुत गुना करना पड़ेगा। आप गुना करके भी बना के देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूर्णतः डुबोया जाता है जिसका आधार वर्गाकार है तथा उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा था तो जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करें। देखिए सवाल ये है कि दो बर्तन है, मतलब एक तो आपका क्यूबाइड है मतलब घनाभ है और एक आपका क्यूब है। क्यूबाइड बर्तन जो है, जो घनाभाकार बर्तन है, उसमें जब आप क्यूब को डालते हैं ना तो पहले से उस बर्तन में, जो घनाभाकार बर्तन है उसमें पहले से कुछ पानी है और जब आप उसमें क्यूब को डाल देते हैं तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो आपसे बस यही पूछा कि पानी का कितना स्तर बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्यूब का एरिया चाहिए, सॉरी वॉल्यूम चाहिए। क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा, जैसे समझिए एक क्यूबाइड है, ये अपना कोई, एक सेकेंड, ये अपना कोई क्यूबाइड है बर्तन, ठीक है। ये यदि कोई अपना क्यूबाइड घनाभाकार बर्तन है, इसके अंदर पानी है और इसमें हमने कोई सामान डाल दिया, कुछ भी डाला, तो पानी का स्तर तो बढ़ेगा ना, ठीक है। और पानी का जो भी स्तर बढ़ेगा उतना ही आयतन होगा, मतलब जिस आयतन का सामान डालेंगे उतना ही आयतन का पानी बढ़ेगा। और इसमें, इसके लिए हमें पहले क्यूब का आयतन निकालना होगा, तो क्यूब का आयतन निकालने के लिए हमें उसके पहले साइड चाहिए। देखिए आपको दिया हुआ है कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 324 है, तो आपको पता है जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो चारों दीवारों का एरिया होता है, क्यूब का बोलिए या क्यूबाइड का बोलिए, ठीक है। क्यूबाइड मतलब एक बंद कमरा, तो बंद कमरा का यदि लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे तो टॉप और बॉटम का छोड़ के बाकी चारों दीवारों का एरिया, ठीक है। तो सेम चीज क्यूब में भी होगा। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब में जो होता है कितने सरफेस होते हैं? 6। और यदि लेटरल सरफेस एरिया की बात बोले तो 4 सरफेस होगा और हर सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा। ये इक्वल टू दिया हुआ है 324, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू 81, तो ए इक्वल टू 9। आपको क्यूब का साइड मिल गया। तो क्यूब का साइड यदि 9 है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा आपको पता है? 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। ए का क्यूब, यही तो क्यूब का वॉल्यूम होगा। आपने निकाल लिया क्यूब का साइड। अब देखते हैं जो घनाभ है, जो क्यूबाइड है, उसका क्या है डायमेंशन। इसका ऊंचाई दिया हुआ है 18 घनाभ का, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसका जो आधार है घनाभ का वो वर्गाकार है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला चीज जो है वो वर्गाकार है, यानी कि इसका इधर का लेंथ यदि x है, लंबाई तो चौड़ाई भी x है, ठीक है। और आपको क्यूबाइड का भी लेटरल सरफेस एरिया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्यूबाइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? इसके चारों दीवारों का एरिया, इसके चार दीवार का पेरीमीटर हो जाएगा 4x
और इनटू हाइट 18, हाइट है ये। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, ये इक्वल टू दिया हुआ है 864। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिएगा तो ये 18 से कटेगा, 18 चौके 72, और कितना बचेगा 14, 18 अट्ठे 144 और x इक्वल टू 12, x इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, अब दोनों का आयतन को आपको बराबर करना होगा, बस यही है सवाल। तो यदि आपने क्यूबाइड में क्यूब को डाला तो क्यूबाइड का जितना पानी का स्तर भरेगा, ठीक है, मान लेते हैं इतना स्तर बढ़ा, इसको x मान ले, x तो हमने माना हुआ है, चलिए इसको h1 मान लेते हैं, पानी का जो स्तर बढ़ा वो h1 ऊंचाई तक बढ़ा। तो अब जो क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ और ब्रेथ तो सेम है 12 12, और हाइट कितना बढ़ा पानी का तो h1, ये बराबर होगा क्यूब के वॉल्यूम के, क्यूब का वॉल्यूम 9 इंटू 9 इंटू 9। यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कटर उसको काटिए, ये 9 से कट जाएगा, 9 में 3 और 3 दोनों होता है तो ये 4 और 4 काट देगा, इधर हो गया 81, इधर हो गया 16, h1 इक्वल टू आ जाएगा लगभग में 5, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है क्लियर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बस आपको थोड़ा समझने में, मतलब ये आपको समझाने में समय लगेगा, जब आप इसको बनाइएगा तो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में बना लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 84% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया तथा डाले गए मतों में से 20% मत जो है वो अमान्य घोषित हुए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त होता है और उसने 336 मतों के अंतर से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, यदि हम ये माने कि हमारे जो टोटल वोटर्स थे वो एक्स थे, ठीक है, एक्स टोटल वोटर्स थे, उसमें से सिर्फ 84% ने वोट किया, यानी कि इसका सिर्फ 84% ने वोट किया इलेक्शन में। ठीक है, और इसमें से 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, तो कितने परसेंट वोट वैलिड हुए होंगे, इसके 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, यानी कि 1/5 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितने हो गए 4/5, 80% वैलिड है। और बोल रहा है कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ, तो ये पूरे हो गए ना वैध मत, ये वैलिड वोट्स हो गए पूरे। तो यदि ये वैलिड वोट्स हैं तो एक सेकंड क्या हो गया, ठीक है, ये वैलिड वोट्स हैं यदि, तो इसका 58% मिला विजेता को, जीतने वाले को 58% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 42 मिला होगा, तभी तो दोनों जोड़ के 100% हो रहा है। वैलिड वोट तो अपने आप में 100% है ना, उसका 58% मिला विनर को और लूजर को मिला 42%, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है 14 16% का ना, 58% और 42% में कितने परसेंट का अंतर है 16%। और सवाल में दिया हुआ है कि दोनों के मतों के बीच 336 का अंतर है, मतलब ये वैलिड वोट्स का जो 16% होगा, 16% का जो अंतर है वो 336 के बराबर है। यहाँ से आपको एक्स निकालना है, क्योंकि आपसे यही पूछा है कि पंजीकृत मतदाता रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे, तो वही तो हमने एक्स माना है ना। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, एक्स निकल जाएगा, 16 × 2 32 और 16 कम 16, 21 चौके 84। ठीक है, और ये 4 से 25 बार में, और ये भी 4 से 25 बार में, 25 × 25 625 × 5 3125, एक्स इक्वल टू आ गया 3125। क्लियर है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है 2a - 3b + 4c = 56। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यदि ए बी सी का रेशियो 3 4 5 है तो हम मान लेते हैं 3x 4x 5x, ए और बी की वैल्यू 3x 4x 5x, तो यहाँ पर रखिएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 4×3 = 12x और प्लस 5×3 = 15x, सॉरी 5 के 20x इक्वल टू 56। ये आ जाएगा 20 से 26, 26 - 14 12x, गलत हो रहा है क्या कुछ, 3 × 2 26, 4×3 = 12, अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, ये 4×3 = 12x होगा माइनस 12x। ठीक है, तो 20 से 26, 26 - 12 14x, यानी कि x इक्वल टू 4,
x इक्वल टू 4 आया तो आपसे पूछा क्या c की वैल्यू, c की वैल्यू हमने क्या मानी है 5x, तो पंचों के 20। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये भी बहुत आसान सवाल है, -9। ठीक है, और 60 को जब 6 से डिवाइड कीजिएगा, -60 को -6 से, तो 10 मिलेगा। ये हो जाएगा -9 और -10, और ये -2 इंटू 18 -16। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 10 6 16 9 35, -35, सॉरी -25 होना चाहिए, तो कुछ गलत हो गया क्या, -9 और ये हो जाएगा 10, -10 और -16, हाँ ठीक है, -35। ठीक है, -26 और -9 -35। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए 2,90,000 गांव का टोटल पॉपुलेशन है, 2,90,000। पहले साल 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 11, 10 से बढ़ के 11 हो गया। दूसरे साल 12%, 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 10 से बढ़ के 12 हो गया। तो अब जनसंख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। 2 जीरो कैंसिल आउट। अब आप देखिएगा यहाँ पे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 जीरो तो रहेगा ही। तो 2 जीरो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है एकमात्र ऑप्शन। ठीक है, 3 जीरो तो है ही नहीं, 3 जीरो तो है ही नहीं, 3 जीरो तो है ही नहीं, और ना ही कहीं 5 है। ठीक है, 5 भी होता तो जीरो बन जाता, तो ना ही कहीं 5 है, ना ही कहीं एक्स्ट्रा जीरो है, तो 2 ही जीरो आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यू और भी लाइन जो है वो पैरेलल है, समांतर है, और T1 और T2 दोनों एक दूसरे के समांतर है। फिगर देख रहे हैं आप लोग, इसमें जो दो लाइन है U और V, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और T1 और T2 ये भी समांतर है। ठीक है, तो ये दो लाइन एक दूसरे के समांतर होती है, तो आपको ये पता है कि A इक्वल टू, यदि 92 यहाँ पे दिया हुआ है, A इक्वल टू 92 दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या एंगल D का वैल्यू क्या होगा। तो यदि A 92 है तो आपको ये पता है कि C भी 92 हो जाएगा, क्योंकि लाइन T1 और T2 समानांतर है। ठीक है, तो जैसे दो समानांतर लाइन को यदि एक तीसरी लाइन काटती है, ठीक है, तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जो ये कोण होगा वही कोण ये होगा, एकांतर कोण, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से यदि A 92 है तो C भी 92 होगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि एक लाइन का कोण 180 होता है, यानी कि ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए था। यदि C 92 हो गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 में से 92 घटा दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा 88। अभी मैंने बताया कि यदि दो लाइन समानांतर है, उसको एक तीसरी लाइन काटती है, तो दोनों एंगल बराबर होते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पे ये यदि 88 है तो ये भी तो 88 हो जाएगा, एंगल डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि AO और DE ये दोनों लाइन समांतर है। AO यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और DE ये दोनों लाइन समानांतर है। तो आपसे पूछा है x की वैल्यू। यदि दो लाइन समानांतर है तो ये 80 है, यदि तो ये भी तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 80, और यदि ये 80 है, अभी मैंने बताया कि एक लाइन का एंगल 180 होता है, तो ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए था। यहाँ से यहाँ तक 135 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 45, 180 पूरा करने के लिए। और आपको ये भी पता है कि यदि एक ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब यदि ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल x प्लस वाई होगा। ये पता है आपको। यानी कि यदि ये 80 है एक एक्सटीरियर एंगल, तो बचे हुए दो इंटीरियर एंगल का सम भी 80 होना चाहिए। यानी कि ये 45 है, तो x को 35 रखना होगा ना, तभी तो 45 प्लस 35 80 होगा। दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर, ऑप्शन नंबर 35 कहाँ पे, डी। ठीक है, x की वैल्यू। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि दो नल एक टंकी को क्रम से 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 27 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के एक चौथाई भाग को भरने में कितना समय लगेगा। दो नल है, एक भर रहा है, एक चार घंटे में भर रहा है, एक 27 घंटे में,
और एक तीसरा नल है वो 27 घंटे में खाली कर रहा है। अब खुद सोचिए, एक बंदा 27 घंटे तक भर रहा है, एक नल 27 घंटे में भर रहा है और एक 27 घंटे में खाली कर रहा है, दोनों को साथ में हम खोल देंगे तो काम क्या होगा? जीरो होगा ना। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बस सवाल ये रह गया कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, तो एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा? बस इतना सा सवाल रह गया। यदि 4 घंटे में पूरा भरता है तो एक चौथाई भरने में 4 का एक चौथाई समय यानी कि सिर्फ 1 घंटा लगेगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि P एक वस्तु को Q को 70% लाभ पे बेचता है, Q उसी वस्तु को R को 67% हानि पे बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए 3,927 रुपये का भुगतान किया तो P ने वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था? ठीक है, कहने का मतलब यह है कि P है, Q है और R है। ठीक है, P ने मान लेते हैं 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और Q को 170 में बेच दिया। ठीक है, और Q ने उसी वस्तु को R को 67% हानि पे, यानी कि 170 का 67% हानि, तो बचेगा कितना? 170 का 33% बचेगा, यानी कि 0.33 इतने में बेच दिया। और R ने यदि वस्तु के लिए 3,927 दिया, यानी कि इसी की वैल्यू आपको 3,927 दे रहा है, तो पूछ रहा है P ने वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू 3,927 है तो 100 की वैल्यू। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये हो जाएगा डबल जीरो नीचे आ गया। ठीक है, ये 33 से कटेगा क्या? 11 से कट जाएगा 3 बार में, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 6, 11 पच 55, 7, 11 सत्तर 57, 17 से ये कट रहा है, 17 गुना 2 34, 17 एकम 17। अच्छा, ये 3 से 7 बार में, यानी कि 1 बराबर आ गया 70, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट है। 1 यूनिट बराबर 70, तो 100 यूनिट बराबर 7,000। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, इससे भी आसान तरीके से। आप सीधा ये करते हैं। अच्छा, यदि मैंने मिटा दिया है तो आप पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते थे कि P ने Q को 70% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 10 की चीज को 17 पे बेचा। Q ने उसी वस्तु को R को 67% हानि पे बेचता है। ठीक है, 67% हानि पे बेचने का मतलब है कि 100 की चीज को 33 में बेचना, तो 100 की चीज को 33 में बेचा R ने। तो बोल रहा है कि P ने R के लिए, तो ये हो गया आपका P का क्या? CP, कहने का मतलब यदि P से Q पे जा रहा है, ठीक है, और Q से R पे जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Q Q कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये P आ जाएगा और ये R आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो P यदि 1000 है, 1000 10 गुना 100, तो R कितना है? 17 गुना 33, और इसी 17 गुना 33 का वैल्यू सवाल में 3,927 दिया हुआ है। इसको काटिएगा तो 1 यूनिट इक्वल टू 7 आ जाएगा, 1000 यूनिट इक्वल टू 7,000। ऐसे भी बना सकते थे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है, एक दुकानदार अपने माल को 25% हानि पे बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करके 70% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पे उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक वजन क्या है? देखिए, 25% हानि में बेचने का दावा करता है, इसका मतलब ये है कि यदि वो 100 रुपये में कोई सामान खरीदता है ना, तो वो क्लेम करता है कि हम सिर्फ 75 रुपये में बेच रहे हैं, यही मतलब हुआ। लेकिन वो प्रॉफिट कमा रहा है 70% का। ठीक है, मतलब वो दिखा तो रहा है कि 100 की चीज को वो 75 में बेच रहा है, लेकिन वो 100 की चीज को बेच कितने में रहा है? 170 में। समझिएगा बात को, वो दिखा रहा है कि 100 की चीज को हम 75 में बेच रहे हैं, लेकिन बेच कितने में रहा है? 170 में, तभी तो 70% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये कैसे हो सकता है कि 75 दिखा रहा है और 170 में बेच रहा है? वो जो घपला कर रहा है वो वेट में कर रहा है, मतलब यहाँ पे उसको 170 ग्राम देना था या 170 किलो देना था, ठीक है, 170 यूनिट देना था, तो दे कितना रहा है? 75। इसको इंटरचेंज करके लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इस 170 को यहाँ लिख लेंगे और इस 75 को यहाँ पे लिख लेंगे। समझ गए? क्योंकि हमें इसको बैलेंस रखना है। ठीक है, 75 गुना 170 सेम होगा जो 170 गुना 75 होगा, क्योंकि हम जो ग्राहक से पैसे ले रहे हैं, समझ रहे बात को, हम लोग ग्राहक से सेम पैसे ले रहे हैं। ग्राहक हमें पहले जितना देता था उतना ही अब दे रहा है। ठीक है, तो ग्राहक यदि हमें सेम अमाउंट दे रहा है तो प्राइस इंटू वेट, यही प्राइस दे रहा है, यहाँ से भी प्राइस इंटू वेट जो वजन है।
ठीक है, तो हमने तो उसको दिखा दिया कि 75 की चीज़, ठीक है, हम 170 में बेच रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि 170 ग्राम के जगह पे 75 ग्राम दे रहे हैं। समझ रहे हैं? बस हम इस रेशियो को पलट के लिख देंगे, 75 को यहाँ पे लिख देंगे और 170 को यहाँ लिख देंगे। अब सवाल बहुत आसान हो गया, सीधा ये है कि 170 ग्राम की जगह पे हम 75 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन सवाल में दे रहा है कि 1 किलो की जगह पे कितना किलो दे रहा है, यानी कि 170 यूनिट को यदि 1000 ग्राम माने तो 75 यूनिट कितना ग्राम हो जाएगा, बस यही आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 17 गुना 2 34, यानी कि 5 से 34 बार में, और ये 5 से 15 बार में, यानी कि x इक्वल टू आ गया 15,000 बटा 34। 7,500 बटा 17 लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब इसको काटते हैं। कुछ गलत हो गया क्या? 170 17 गुना 2 34 नहीं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 17 चौके 68, 7 बचा, 17 चौके 68, 2 बचा, और 17 कम 17, 441 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि महेश के पास 1407 रुपये हैं। वह इस राशि को अपने दो पुत्रों विजय और अजय के बीच विभाजित करता है और उन्हें अपने अपने भाग को 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश करने को कहता है। 17 वर्ष बाद विजय ने निवेश का 17 वर्ष बाद विजय के निवेश का मिश्र धन 18 वर्षों बाद अजय के निवेश के मिश्र धन के बराबर हो जाता है। महेश ने अजय को कितनी राशि दी? सेम सवाल सेम डेटा के साथ कल की शिफ्ट में था। ठीक है, इन्होंने बस नाम चेंज किया है, डेटा भी सेम रखा है। ठीक है, आप लोग कल का शिफ्ट देख लीजिए, वहाँ पे सेम सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। वहाँ भी शायद आंसर 670 ही था, तो यहाँ पे शायद 670 ही होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका माध्यिका आपको निकालना है। तो माध्यिका का मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में एक एच का टर्म था। याद है आपको माध्यिका का फॉर्मूला क्या था? यदि मीडियन की बात करें एक टेबल डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए, तो मीडियन जो होता था वो होता था लोअर बाउंड्री, ठीक है, लोअर लिमिट पे जो भी हो, प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एच क्या होता था? एच होता था जो आपका गैप होता था, ठीक है, जो आपका पीरियड के बीच में गैप होता था, रेंज होता था, वो होता था। लेकिन यहाँ पे जब आप देखिएगा तो इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई डेटा, मतलब पीरियड दिया हुआ ही नहीं है कि 1 से 4 है, 2 से 3 है, ऐसा कोई पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे एच जो होगा ना, जीरो होगा, तो मतलब ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते मीडियन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली मीडियन निकाल सकते हैं। इस सवाल का मतलब ये है कि जो नंबर 1 है वो 8 बार रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब ये 1 1 1 1 1 1 ऐसे हमने 8 बार लिख लिया। और उसी तरह 2 को 10 बार लिखेंगे, 3 को 11 बार लिखेंगे, 4 को 16 बार लिखेंगे, इसी तरह से हम आगे लिखते जाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि ठीक बीचों बीच कौन सा नंबर पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप इसको लिख ही रहे हैं तो आप सीधा देख लीजिए कि कितनी बार आप संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, एक को यदि आप 8 बार लिखेंगे, 2 को आप 10 बार लिखेंगे, तो टोटल 18 बार लिखेंगे ना। उसी तरह से आगे लिखते जाइएगा, तो आप देख लीजिए कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, कितनी बार लिख रहे हैं टोटल डेटा को। तो ये 8 बार लिख रहे हैं, ये 10 बार यानी कि टोटल 18 बार, और इसको 11 बार यानी कि टोटल 29 बार, फिर 16 बार यानी कि टोटल 45 बार आपने लिख लिया चीज़ों को, प्लस 20 65 प्लस 25 45 20 65 65 25 90 90 प्लस 15 105। ठीक है, और प्लस 9 114 और प्लस 6 120, यानी कि आपने नंबर्स को 120 बार लिखा। ठीक है, एक को 8 बार, 2 को 10 बार, इस तरह से आपने टोटल 120 बार लिखा। तो बीचों बीच कौन सा नंबर पड़ेगा? जो 60वां नंबर होगा वही तो बीचों बीच पड़ेगा, 59वां और 60वां नंबर, 60वां और 61वां नंबर। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 60वां 61वां नंबर दोनों यहीं पे पड़ रहा है। ठीक है, ये जो 65 है, 120 का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? 120 नंबर्स का यदि मीडियन निकालना है तो आप क्या करते हैं कि बीच की दो संख्याओं का मीडियन निकालते हैं, क्योंकि 120 में तो बीच की संख्या होगी नहीं ना। ठीक है, यदि आप 5 संख्याओं की बात करें, ठीक है, तो इसमें बीच की संख्या होती है, तीसरी वाली संख्या बीच की संख्या होगी।
लेकिन यदि 4 संख्याओं की बात करें ना, तो 4 संख्याओं में बीच की संख्या नहीं होती है। 1, 2, 3, 4 बीच में कोई संख्या नहीं होगी। इन दोनों का ही आपको एवरेज निकालना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब आप देखिएगा तो 120 यदि टोटल संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या तो होगी नहीं। तो आपको क्या लेना होगा? बीच की संख्या 60 और 61वीं संख्या का एवरेज। ठीक है, आप देखिए कि 60वीं संख्या 61वीं संख्या दोनों यहीं पे है, मतलब यहाँ पे 65 संख्या है, 60 से लेके, ठीक है, 45 सॉरी 46 से लेके 65 संख्या तक यहीं पे है। तो 60वीं और 61वीं संख्या भी यहीं पे है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 5। बस आपको सिंपल ये करना है कि 120 आपको दिया है ना, तो 120 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, 60, तो 60 प्लस 61, कौन सी? 60वीं संख्या और 61वीं संख्या दोनों यहीं पे आ रही है। यहाँ पे जो आ रही है 46 से लेके 65 संख्या 5 की है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 7770 को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दिया हुआ है, ए का हिस्सा आपको निकालना है। ए बी बी सी और सी डी, ठीक है, यहाँ पे रेशियो मर्जिंग करेंगे हम लोग। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, बी और सी का 4:5 और सी और डी का 6:7। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? रेशियो मर्जिंग कैसे करते हैं? हम करेंगे क्या, इस 3 को इधर एक्सटेंड कर देंगे तो ये भी 3, ये भी 3, 5 को इधर एक्सटेंड करेंगे 5, 4 को इधर एक्सटेंड करेंगे तो 4, 6 को इधर एक्सटेंड करेंगे तो 6 और 6। इन्हीं को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए ये तीनों 3 कट गया, तो ये हो जाएगा, अच्छा 3 से यहाँ भी काटेंगे ना, काटेंगे तो चारों को काटेंगे तो ये 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 गुना 4 गुना 2, 2 गुना 4 8 गुना 2 16। ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 6 चौके 24, ये हो गया 6 5 30 और ये हो गया 7 5 35। ठीक है, ए बी सी और डी का जो रेशियो आया वो 16 24 30 और 35 आया। तो आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या होगा, तो टोटल हिस्सा कितना, ये देखिए टोटल हिस्सा आपका 16 प्लस 24 40 30 70 और 35 105। 105 टोटल हिस्सा है, उसमें से जो ए का हिस्सा है वो 16 है। ठीक है, यही आपको निकालना है, और 105 की वैल्यू दे रखी है 7770। ठीक है, तो काटिए, ये 7 से कटेगा ना, 7 से कटेगा कितने बार में? 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 15 बार में, और ये 7 से 111 बार में। अच्छा, ये 15 से 5 दिया 15, और ये कटेगा, चलिए 5 से इसको काट लेते हैं और फिर 3 से इसको काट लेते हैं। 3 से 111 को काटेंगे तो 37, और 5 से 10 को काटेंगे तो 2। ठीक है, पूरा कट गया। ये आ गया आपका 37 गुना 32, यही आपको निकालना है 37 गुना 32 क्या होगा। ठीक है, तो 37 गुना 32 हो जाएगा, एक सेकेंड, सही है ना, 37 गुना 2 16 गुना 2 32, हाँ ठीक है। तो आपको निकालना है 37 गुना 32, 37 32 और 6 7, ठीक है, ये हो गया 74, और 37 तिया 30 तिया 90 7 21 111, यानी कि 1184, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे पहले D% की छूट देके तथा फिर समान मूल्य की एक और छूट देके 132 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपये है तो डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये है कि 880 रुपये किसी चीज का मार्क प्राइस था। ठीक है, मार्क प्राइस था 880 रुपये, और किया क्या गया कि इस पर D% का डिस्काउंट दिया गया। 880 का D% माइनस D% डिस्काउंट दिया। अब मान लेते हैं कि D% जो होता है 880 का वो x हुआ होगा। ठीक है, x रुपया, ये D परसेंटेज में है और ये रुपया में है। 880 का D% हमने डिस्काउंट दिया यानी कि x रुपया, तो बोल रहा है कि फिर से हमने सेम अमाउंट का डिस्काउंट दिया, मतलब यहाँ पे x रुपया का डिस्काउंट दिया था, तो फिर से हमने एक बार और x रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब ये D% हो ना हो इससे हमें मतलब नहीं है, पहले हमने D% का दे दिया और D% x रुपया आया तो फिर से हमने x रुपये का डिस्काउंट दिया, और जो नया प्राइस आया वो आ गया 132। ठीक है, तो आपको D% से मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि जो डिस्काउंट x का दिया 2 बार उसने, वो कितना बनेगा।
ठीक है। तो 880 से 132 में बेच रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 748 का डिस्काउंट दिया था टोटल इसने। ठीक है, 880 से 132 में बेच रहा है यानी कि टोटल 748 का डिस्काउंट दिया। और यहाँ से देखिएगा तो 2x बराबर 748 होगा। तो यदि 2x बराबर 748 है तो x बराबर 748 बटा 2। ठीक है, मतलब जो पहला डिस्काउंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? 37,374 के बराबर। यानी कि पहला डिस्काउंट 374 के बराबर है और यही तो D% था। तो आपको बस ये पता करना है कि 374 880 का कितना परसेंट है, वही डी की वैल्यू होगी। तो 374 880 का कितना परसेंट है, यही डी की वैल्यू होगी, D%। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटते हैं। 8 से कटेगा ये, 8 चौके 32 और 8 56, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा। तो 11 से 33, 11 चौके 44 और ये 11 से 80 बार में, और ये कटेगा 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, ये आ गया 170/40, 170/4, सॉरी 170/4 यानी कि 40 42.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 170/4 आ गया 42.5। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ये भी बहुत आसान है। ये -9 है और ये हो जाएगा 14 से 56 कट जाएगा 4 बार में, तो माइनस माइनस भी कट गया और ये माइनस रह गया, तो ये हो गया -4। और यहाँ से देखिएगा तो 8 या 24 -24, -24 -4 -28 और -9 -37। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि कोट ए = 3/4 है और ए एक न्यून कोण है, तो आपको वैल्यू निकालनी है sin 2a माइनस cos 3a का। ठीक है, तो यहाँ से आपको sin 2a और cos 3a दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि यदि कोट ए की बात करेंगे तो कोट ए होता क्या है? b/p होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोट ए होता है b/p, इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू 4 है। तो h कितना हो जाएगा? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है यानी कि h की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको b p h सबकी वैल्यू पता चल गई है। अब आपको सिंपली यूज करना है कि sin 2a का वैल्यू आपको जानना है। तो sin 2a होता है 2 sin a into cos है, ये आपको पता होगा। sin 2a होता है 2 sin a into cos है। ठीक है, और cos 3a होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपको डायरेक्ट याद करने की चीज़ है कि sin 2a 2 sin a into cos a होता है और cos 3a होता है 4 cos cube a और -3 cos a। cos 3a का वैल्यू जो होता है वो होता है 4 cos cube a और -3 cos a। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे है 2 sin a क्या होता है? p/h और p की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 4/5। cos a होता है b/h और b है 3/5, -4 cos क्यूब a, cos a 3/5 यानी कि 3 का क्यूब 27/125। ठीक है, और -3 cos है 3/5। ठीक है, अब यदि इन सब का बेस 125 मान लें, ठीक है, सबका बेस 125 मान लें, तो यहाँ भी ऊपर नीचे 5 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 गुना 2 24 और ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे तो 24 पंचे 120। सबका बेस हमने 125 माना है और माइनस में इसका बेस तो 125 ही है, तो 27 गुना 4 108 सीधा सीधा। ये हो जाएगा -9/5, लेकिन बेस को 125 मानना है तो ऊपर नीचे 25 से गुना करना होगा इसको, तो -9 को जब 25 से गुना कीजिएगा तो -225 होगा। ठीक है, ये आ गया 120। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, ये हो गया 120 और 225 345। 345 में से 108 घटाएगा तो 245 और 8 237। क्या आ गया? 237 डिवाइडेड बाय 125, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर
क्या है? स्वयं की 5 गुनी होने का मतलब है कि 100 की चीज 500 हो जा रही है 15 वर्षों में। तो कितना ब्याज मिल रहा है? 400 का। 400 का ब्याज मतलब 400% का ब्याज। ठीक है, 15 वर्षों में। तो हर वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? तो 400 बटा 15। ठीक है, 5 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 5 से 80 बार में। यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है 80/3%, ये निकालना है। ठीक है, तो 26 थी 78, तो 26 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जहां ए पहले दिन और बी दूसरे दिन कार्य करता है। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यदि हम टोटल काम को 20 और 25 का एलसीएम मान लें, ए जो है 20 दिन में काम करता है और बी जो है वो 25 दिन में कोई काम कंप्लीट करता है। तो 20 और 25 का एलसीएम यानी कि 100 को हम पूरा काम मान लें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ए जो है उसकी कैपेसिटी 5 है। ठीक है, मतलब हर दिन ये 5 काम कर सकता है। ठीक है, और बी की कैपेसिटी 4 है, यानी कि हर दिन ये 4 काम कर सकता है। तो ए और बी, ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, यानी कि 2 दिन में ये 9 काम करेंगे। 2 दिन में इन्होंने कर लिया 9 काम। ठीक है, और काम टोटल करना कितना है? 100। तो आप देखिएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 99 काम हो जाएगा। 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 × 11। ठीक है, 9 × 11 99 काम हो जाएगा 22 दिन में। इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी कि 22 दिन में ए और बी ने मिलके 99 काम कर लिया। ए ने पहले किया, बी ने बाद में किया, इस तरह से, और 22 दिन में 99 काम हो गया। अब एक काम और बचा, टोटल 100 काम है। तो और पारी किसकी है? ए की। ठीक है, क्योंकि ए बी करके काम कर रहा था, तो 22वें दिन बी ने काम कंप्लीट किया, और अब कौन करेगा? ए शुरू करेगा। ए जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, और काम सिर्फ एक ही करना है। ठीक है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, टोटल काम 100 यूनिट है, और काम एक ही यूनिट और करना है। और ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, तो एक काम करने में 1/5 दिन और लगेगा, यानी कि हाफ डे, और 22 दिन पहले लगा था, और 1/5 दिन और लगेगा, यानी कि 22.1/5 दिन लगेगा टोटल काम कंप्लीट करने में। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल, इसमें बोला है कि एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से तथा 66 मिनट तक 72 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत चाल मैंने बताया है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 90 मिनट की स्पीड से, सॉरी 90 मिनट तक 20 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 90 × 20 1800 मीटर। ठीक है, प्लस 66 मिनट तक 72 की स्पीड से, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 72 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से 66 मिनट तक, यानी कि 66 × 72, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में काट लेंगे। इतना मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना? 90 मिनट और 66 मिनट, 156 मिनट तक। ठीक है, अब काट लीजिए ऊपर नीचे। क्या चीज़ से कट रहा है? 156 12 से कट जाएगा ना, ऊपर भी कट जाएगा 12 से, तो 12 से काटिएगा तो हो जाएगा 12 × 12, और 12 × 36, और ये 12 से काटेगा तो 15 150 बार में। ठीक है, 12 × 15 180, और ये 12 से 12 छक्के 72। कितना आ गया? ये आ गया 150 प्लस 6 छाके 36 और 6 छाके 36, 396 डिवाइडेड बाय 13। ये आ जाएगा 300 400 546 बटा 546 होगा ना, 546/13, और 546/13 होगा 13 चौके 52, और 13 × 2 26, 52। 52 आ गया एवरेज स्पीड, ऑप्शन में नहीं है क्या? 13 चौके 52, अच्छा 13 चौके 52 ना। ठीक है, और 13 × 2 26, स्पीड आ गया एवरेज 42। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि अल्फा समीकरण 2x × 2x + 1 = 1 का एक मूल है, तो दूसरा मूल क्या होगा? ठीक है, सवाल ये है कि एक इक्वेशन है 2x × 2x + 1 = 1। ठीक है, इसका एक रूट है अल्फा।
तो दूसरा रूट आपसे पूछ रहा है कि दूसरा रूट क्या होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं इस इक्वेशन को। ये है 2x इंटू 2x यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2x, और इस 1 को इधर लेके आते हैं तो -1 इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, और इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट आपसे पूछ रहा है। आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि आप सम ऑफ रूट निकालें अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए होता है, और यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट निकालें तो वो सी बाई ए होता है। यदि एक रूट इसका अल्फा है, ठीक है, और दूसरा हम बीटा मान ले रूट को, दो रूट होंगे तो एक अल्फा दिया हुआ है, दूसरा को हमने मान लिया बीटा। ठीक है, तो यदि अल्फा एक रूट बीटा दूसरा रूट तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा 4 आ गया। और अल्फा तो दिया हुआ ही है कि अल्फा ही है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -4 -1/4 अल्फा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, और यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग 60 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या 7 यूनिट है और सबसे छोटी संख्या 3 यूनिट है। दोनों को जोड़ने पे 60 आना चाहिए, यानी कि 7 + 10 यूनिट इक्वल टू 7 + 3 10 यूनिट इक्वल टू है 60। आपसे पूछ रहा है तीनों संख्या जोड़ के कितनी होगी, तो 7 3 10 5 15, 10 यूनिट इक्वल टू 7 है तो 15 यूनिट इक्वल टू 1.5 गुना यानी कि 90। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि 7 अंक की संख्या, ये जो 7 अंक की संख्या है ये 4 से टोटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम लोग देखते क्या है, आखिरी का 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ए और 0 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो यदि आप ए की जगह पे 0 भी रख दीजिएगा तो 0 और 0, 0 तो 4 से डिवाइड ही हो जाता है ना, तो ए का मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि समूह ए में 12 सदस्य, समूह बी में 73 सदस्य और समूह सी में 80 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य पे औसत खर्च जो है वो 184, 232 और 390 है। सभी सदस्य पे प्रति सदस्य कुल औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीन ग्रुप है, 12 सदस्य का और 73 सदस्य का और 80 सदस्य का, और अलग अलग ग्रुप का एवरेज 184, 234 और 390 दिया हुआ है, टोटल एवरेज पूछ रहा है। तो मैंने बताया इस सवाल को बनाने का तरीका ये है कि 12 सदस्य का एवरेज खर्च 184 यानी कि टोटल खर्च इतना हो जाएगा। दूसरा है 73 सदस्य का एवरेज खर्च है 234, और 80 सदस्य का जो एवरेज खर्च है वो है 390। ये टोटल खर्च हो गया, डिविजिबल बाय डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सदस्य 12 + 73, 12 + 73 95 और प्लस 80, 95 + 80 होगा जाएगा 175। 175 टोटल सदस्य हैं, 175 होंगे क्या, 165 होंगे। ठीक है, 12 + 80 92 + 73 165। ठीक है, 165 टोटल सदस्य हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक कर सकते हैं, सिर्फ इकाई का अंक देख लेते हैं, इकाई के अंक से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो इकाई का अंक जब देखेंगे तो ये 4 × 2 8, इकाई का अंक यहाँ बनेगा 8, और ये बनेगा इकाई का अंक 3 × 4 12 का 2, और ये बनेगा 0 × 0 यानी कि 0, और नीचे है इकाई का अंक 5, ऊपर बन गया 8 को 2 10 और 0, यानी कि इकाई का अंक यहाँ बना 0 और यहाँ 5 से डिविजिबल है ये। अब देखिए 5 को क्या चीज़ से गुना कीजिएगा कि 0 मिलेगा इकाई का अंक। ठीक है, ऑप्शन से इसको चेक करना है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो 5 को यदि आप 1 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 0 तो नहीं मिलेगा, ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 5 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो 25, यानी कि 0 नहीं मिलेगा इकाई का अंक, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिएगा तो 5 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो इकाई का अंक 0 मिल जाएगा, और यानी कि ऑप्शन सी हो सकता है।
ऑप्शन डी देखिएगा तो 5 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो 8 पंचे 40, यानी कि ऑप्शन डी भी हो सकता है। यहाँ पे आप दो ऑप्शन पे फंस गए, यानी कि अब आपको इस सवाल को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो ऑप्शन सी है या तो ऑप्शन डी है। मतलब क्या, अब आपको इसको कैलकुलेट करना होगा, इसको गुना करना होगा। यदि आप इससे बचना चाहते हैं गुना से, तो एक उपाय और है। आपको ये दिख रहा है ना कि 306 और 308 में एक नंबर 4 का मल्टीपल है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि 306 और 308 की यदि हम बात करें तो 306 4 का मल्टीपल नहीं है और 308 4 का मल्टीपल है। तो हम सिर्फ यही चेक कर लेते हैं। ये तो हमको पता है कि डिविजिबल होगा, जब तक डिवाइड नहीं होगा तो एवरेज आएगा ही नहीं, तो डिवाइड तो होना है। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो नीचे ऑड है, नीचे से दो तो है नहीं नीचे, तो नीचे यदि दो नहीं है तो ऊपर वाले दो को काटेगा नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं ये संख्या है 4 का मल्टीपल। ठीक है, और ये भी संख्या है 4 का मल्टीपल, 80 है तो 80 4 का मल्टीपल होता है। यदि ये भी 4 की मल्टीपल हो जाए तो हमारा संख्या ही 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तीन संख्याओं का सम, यदि तीनों संख्या 4 4 की मल्टीपल हो जाए, ये भी 4 की, ये भी 4 की, और यदि ये भी 4 का मल्टीपल हो तो जो भी आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। देखते हैं, ये दूसरी संख्या 4 की मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये 73 तो मल्टीपल ही नहीं है, और ये 234 सिर्फ 2 का मल्टीपल है। मतलब ये जो भी सम आएगा इन तीनों को जोड़ के जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि ये तो 4 का मल्टीपल हो गया, ये भी 4 का मल्टीपल हो गया, ये नहीं हो पाया ना, लेकिन तीनों को होना था 4 का मल्टीपल। तो इसका मतलब ये है कि आंसर 4 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल मैंने बताए, इस तरह से सवाल को करने का। ठीक है, पहले भी बताएं कि यदि एक संख्या 3 की मल्टीपल है, मान लेते हैं 30 3 का मल्टीपल है और 10 भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और 42 भी 3 का मल्टीपल है। इन तीनों को जब जोड़िएगा ना तो ये 3 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, 30 40 82, गलत हो गया। अच्छा, 10 3 का मल्टीपल नहीं है ना, 30 ले लिया और 12 ले लिया, ये भी 3 का मल्टीपल, और 42 ये भी 3 का मल्टीपल यदि हमने लिया, जब इसको जोड़ेंगे तो 42 42 84 ये भी 3 का मल्टीपल आएगा। लेकिन इसमें से किसी एक को यदि हम 3 का मल्टीपल नहीं रखें, ये 3 का मल्टीपल है, इसको 10 रख लिया और इसको 42 रख लिया, तो ये दोनों 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है, और इसी के कारण जो आएगा आंसर वो भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। बस उसी टेक्निक का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या 4 की मल्टीपल थी और दूसरी नहीं थी, यानी कि आंसर भी 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को पिघला के 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है, तार की लंबाई क्या होगी? मतलब यदि कोई चीज पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर करना होगा आपको। ठीक है, तो तांबे के गोले को पिघला के तार बनाई जाती है, और तार जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो आपको गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर करना होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या हो जाएगा, डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आंसर आपसे मीटर में पूछ रहा है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, ये आ गया गोले का आयतन, बराबर होगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आर यहाँ पे क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, तार का 4 यानी कि रेडियस 2 हो जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच ही आपको निकालना है कि तार की लंबाई कितनी है। ठीक है, यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट, और क्या घटेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 100 का पावर 3, मतलब एक पे 6 जीरो बैठेगा, और यहाँ पे 1000 का पावर 2, यहाँ पे एक पे 6 जीरो आएगा, दोनों कैंसिल आउट। ये आ गया 4/3 और 12 गुना 12 गुना 12 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 कहाँ से, ये 2 इंटू 2 4 इधर ले आए, इक्वल टू एच। 4 तिया 12 और 12 कैंसिल आउट, यानी कि एच इक्वल टू क्या बचा, 12 गुना 12 144 गुना 4, 144 गुना 4 यानी कि 14 चौके 56, 4 चौके 16, 576। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल भी है। इसमें बोल रहे हैं कि तेजस्वी, त्रिसना और मीना 3 बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिसना जुड़वा हैं। तेजस्वी और त्रिसना की वर्तमान आयु का योग मीना की वर्तमान आयु के बराबर है।
4 वर्ष पहले तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1:9 था, सॉरी 1:3 था। तो अब से 4 वर्ष बाद त्रिसना की आयु क्या होगी? ठीक है, 3 बहनें हैं, एक है तेजस्वी, टी जे लिख लेते हैं, एक है त्रिसना, टी आर लिख लेते हैं, और एक है मीना। 3 बहनें हैं, ठीक है। इनका जो प्रेजेंट एज है वो दिया हुआ है, तेजस्वी और त्रिसना का वर्तमान आयु मीना के वर्तमान आयु के बराबर है, ठीक है। तो और दोनों जुड़वा है, तेजस्वी और त्रिसना, यानी कि इनका अनुपात एज का 1:1 होगा। दोनों जुड़वा है तो सेम एज होगा। और जो मीना का एज है वो इन दोनों के सम के बराबर है, यानी कि 1 + 1 2। मीना का एज है 2, ठीक है। और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, आज की, ठीक है। बोला है कि 4 साल पहले तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1:3 था, यानी कि 4 साल पहले यदि हम जाएंगे, ठीक है, इससे 4 साल पहले जब हम देखेंगे -4 ईयर, तो तेजस्वी का जो एज है उसका 3 गुना है मीना का एज। तो आपको ये पता है कि तेजस्वी और त्रिसेना का एज सेम होना चाहिए, दोनों जुड़वा है तो 1:1, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि मैंने बताया था कि एज का गैप बराबर करना होता है, जो गैप होता है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो चूंकि तेजस्वी और त्रिसेना दोनों सेम एज की है तो दोनों की यहाँ पे बीच में 0 गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि त्रिसेना और मीना के बीच में यहाँ 2 साल का 2 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 1 ही यूनिट का गैप है। तो गैप को बराबर बनाना होगा ना, जो एज का गैप होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि गैप 2 का है तो यहाँ पे भी गैप 2 का होना चाहिए, ठीक है। तो इस गैप को 2 का बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, पूरे रेशियो को, ठीक है। तो ये कितना आ गया, प्रेजेंट में आ गया 2:4 आ गया। अब देखिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, ये 4 साल पहले जो है इनका एज का रेशियो ये था और प्रेजेंट में ये है। आपसे पूछ रहा है 4 साल के बाद कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 1 यूनिट इक्वल टू 4 साल है, हर जगह से देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 4 साल, ठीक है। तो 2 यूनिट इक्वल टू 8 साल, प्रेजेंट एज की बात करें तो, ठीक है। तेजस्वी का प्रेजेंट एज 8 साल, त्रिसना का भी प्रेजेंट एज 8 साल, और मीना का 4 × 4 16 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई ना यहाँ से, 1 यूनिट इक्वल टू 4 साल आया, ये है 4 साल, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि त्रिसना की आयु 4 साल के बाद क्या होगी। यदि प्रेजेंट एज त्रिसना की 8 साल है तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगी, 8 × 4 12 साल। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।